Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 28 अगस्त 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है फॉकलैंड आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या बोलता है, Which one of the following planets has the largest number of natural satellites or moons? यानी कि ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं। पूछा यह जाता है कि इन प्लैनेट्स में से कौन सा एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास में सबसे ज़्यादा चंद्रमा देखने को मिलते हैं या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स हम लोग कह सकते हैं। नीचे ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी सैटर्न या फिर ऑप्शन डी वीनस। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो रिसेंटली आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे कि जुपिटर का एक नया इमेज हमारे पास में आया है, और जो ये नया पिक्चर है जुपिटर का, उसमें हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ती हैं जो कि आज से पहले नहीं दिखाई पड़ी हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं आओ उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर के अंदर सभी चीज़ों को कवर किया गया है। देखो ये पिक्चर किसके थ्रू ली गई है, एक टेलीस्कोप के थ्रू। उस टेलीस्कोप का नाम क्या है, वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप। आपको पता होगा इससे पहले हम लोग हबल स्पेस टेलीस्कोप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये क्या करता है, हाई क्वालिटी की पिक्चर्स हम लोगों को भेजता है, और जो ये पिक्चर है इससे ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा मददगार ये टेलीस्कोप देखने को मिलने वाला है। हालांकि हबल के टेलीस्कोप ने बहुत कुछ हम लोगों को प्रोवाइड करवाया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है, बट जेम्स वेब टेलीस्कोप और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम पर देने वाला है कि स्पेस के अंदर ये चीज़ें कैसे कैसे ऑरिजिन हुई हैं। तो ये अपना काम कर ही रहा है और इसी काम को करते करते इसने जुपिटर की एक इमेज भेजी है। अभी तक आप लोग जुपिटर देख रहे होंगे, एक सिंपल सा दिख रहा होगा रेड कलर का, लेकिन नहीं, अब इस पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके देखो तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जुपिटर की इमेज है, ओरिजिनल सी इमेज। ये इस प्रकार से जुपिटर ऊपर नीचे से चमक रहा है, ये आपको किनारे किनारे शाइनिंग दिख रही होगी। ये सारी चीज़ें नई नई चीज़ें पता लगाई गई हैं। अब वो नई नई चीज़ों में क्या क्या है आओ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात देखो, जुपिटर के पास में सबसे ज़्यादा चंद्रमा देखने को मिलते हैं। क्या सबसे ज़्यादा चंद्रमा जुपिटर के पास में? तो आपसे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका तो आंसर आपको मिल गया होगा। अब देखो यहाँ पर दो नए चंद्रमा और देखे गए, जो मून्स है छोटे छोटे। वो मून्स कहाँ पर हैं, एक मून आपको ये देखने को मिलेगा और एक मून आपको ये देखने को मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को इस वाले पिक्चर को थोड़ा दूसरा पिक्चर दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देख पा रहे होंगे एक मून यहाँ पर है और एक मून यहाँ पर है। ये कुछ ऐसे मून है जो कि हमें कभी दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ पे इस टेलीस्कोप की मदद से हम लोगों को इसके बारे में पता चला। एक का नाम है अमल्थिया और एक का नाम है एड्रेस्टिया। ठीक है ना, ये आप देख पाओगे। जुपिटर के पास में टोटल 53 नेम्ड मून्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी 26 और ऐसे मून्स है जिसका हम लोगों को ऑफिशियल नाम रखना है, उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। फिलहाल इन दोनों मून्स के बारे में ध्यान रखना। पूछा जा सकता है अमल्थिया एड्रेस्टिया क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये जुपिटर पर पाए जाने वाले मून है। फिर उसके बाद में ये आपको पतली सी एक रिंग दिख रही होगी। ये रिंग बहुत ही ज़्यादा फेंटर है, मतलब यह है कि दिखाई पड़ेगी नहीं।
मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि जितनी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं इससे 10 लाख गुना ज़्यादा ये मतलब आप कह सकते हो फेंटेड थी, यानी कि दिखाई पड़ी नहीं थी, धुंधली थी। लेकिन उसके बावजूद भी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस प्रकार से जो ये रिंग है ना वो हम लोग को सामने दिखाई है। तो यहाँ पे आपको एक पतली सी रिंग भी नज़र आ जाती है। फिर और क्या पाया गया है, फिर उसके बाद में जब हम लोग जुपिटर प्लैनेट पर आते हैं तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तगड़ी आपको चमक दिख रही होगी, नीचे आपको इतनी ज़्यादा तगड़ी चमक दिख रही होगी। ये एग्जैक्टली किस चीज़ की चमक है, तो ये है नॉर्दर्न अरोरा, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ये है सदर्न अरोरा। तो ठीक है ना, तो ये बेसिकली ऑरोरा आपको देखने को मिलता है। जैसे पृथ्वी पर भी नॉर्दर्न सदर्न पार्ट में आपको काफ़ी सारी लाइटनिंग्स देखने को मिलती है, वैसी ही लाइटनिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। जुपिटर पर कुछ चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से इस प्रकार से आपको ये लाइटनिंग देखने को मिलती है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे चमक रहा है जुपिटर। तो ये इमेज हमारे पास में पहले ऐसी नहीं थी। फिर आपने थंबनेल के अंदर एक चीज़ देखी होगी, थंबनेल में क्या देखा है कि जुपिटर के ऊपर एक ऐसा स्टॉर्म, एक ऐसा तूफान देखने को मिला है जो कि पृथ्वी को निगल जाए। और बिल्कुल सही बात है, वो यहाँ पर आप देखोगे इसके बारे में, उस स्टॉर्म को नाम दिया गया है ग्रेट रेड स्पॉट। तो यहाँ पे ये तो पूरा का पूरा जुपिटर प्लैनेट हुआ, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, मैं एक तरीके से दूसरे कलर से इंडिकेट करके दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है गोल गोल वाइट कलर का, यही बेसिकली ग्रेट रेड स्पॉट है जो कि अभी देखा गया। यानी कि इतनी भयंकर तूफान, इतना भयंकर स्टॉर्म आपको ये देखने को मिलता है कि ये इट कुड स्वालो अर्थ। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये इतना बड़ा स्टॉर्म है, इतना बड़ा तूफान है जो कि अर्थ को निगल सकता है, पृथ्वी को निगल सकता है। वो तूफान भी जुपिटर के ऊपर देखने को मिला है जो कि यहाँ पर है। वाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग अंदर से देखोगे तो ये रेड कलर का दिखेगा, ठीक है ना। इसी वजह से इसको ग्रेट रेड स्पॉट भी बोला गया है। वाइट कलर का क्यों दिख रहा है, तो वो क्लाउड्स की वजह से वो वाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात है यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इतनी चीज़ें हमें दिखाई पड़ी, उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये ऑरोरा यानी जो चमक है, इसकी जो रिफ्रैक्शंस हैं, जो लाइट्स हैं, वो यहाँ पर आगे आ रही है, वो लाइट्स भी दिखाई पड़ी हैं। ये सिंपल सी बात है। अब देखो हुआ क्या है, इस जुपिटर के पीछे दो छोटी छोटी गैलेक्सीज भी पाई गई हैं, दो छोटे छोटे आकाश गंगा आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। तो ये दो मतलब थोड़े धुंधले से स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये जुपिटर के पीछे का बैकग्राउंड के अंदर पाने को मिले हैं, और ये भी बेसिकली गैलेक्सीज की तरह नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी आकाश गंगाएं देखने को मिल रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस प्रकार से एक पिक्चर हम लोगों को भेजा है, और कितनी हाई क्वालिटी का पिक्चर भेजा है जो कि सभी चीज़ों का एनालिसिस देता है। जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका कहना यह है कि हम लोगों ने जुपिटर को पहले कभी भी इस प्रकार से नहीं देखा है, जो अब हमारे पास में एक जुपिटर का इमेज निकल कर आया है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस प्रकार से वैसे इमेज आया था। यहाँ पर ये रहे मून, ये रहा ऑरोरा का डिफ्रैक्शन, ये रहा यहाँ पर सदर्न ऑरोरा, ये हो रहा नदर्न ऑरोरा, और यहाँ पर ये जो है ये ग्रेट रेड स्पॉट, और फिर पीछे दो छोटी छोटी गैलेक्सीज। तो ये यहाँ पर ये रही गैलेक्सीज। तो बेसिकली ये इस प्रकार से पिक्चर था, और इस प्रकार से पिक्चर के ऊपर ये सारी की सारी लेबलिंग कर दी गई है। क्लियर हुआ। ये पिक्चर मैं आपको PDF के अंदर दे दूंगा, वहाँ से ज़रूर से इसको अपने पास में रखना, इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन है, देखो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे NV रमन साहब, इनका फेयरवेल हुआ, इनका टर्म जो है वो ख़त्म हो गया। अब नए हमारे पास में 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ चुके हैं। UU ललित साहब, आपको पता होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर एक पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए, तो इसी इवेंट पर होता क्या है कि जो हमारी सरकार है उन्होंने कल के दिन क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स को अमेंड कर दिया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनको लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, यानी कि कुछ चेंजेस करे गए, या फिर आप कह सकते हो संशोधन किया गया। अब वो चेंजेस क्या हैं, चेंजेस बेसिकली वो संबंधित हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पर्क से। यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी सारे जजेस हैं, अगर ये रिटायर होते हैं तो इनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, मतलब क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, क्या क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद में भी क्या क्या इनको सपोर्ट मिलेगा। तो वो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन में मेंशन है। तो इसी के अंदर चेंज किया गया, और चेंज करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी गई हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी यहाँ पर क्या है ना, सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि कुछ एक्स्ट्रा रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने का हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। जैसे यहाँ पर पहला बेनिफिट क्या है
पहला बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा डोमेस्टिक हेल्प, घर के अंदर यहाँ पर एक हेल्प करने वाला व्यक्ति मिलेगा। दूसरा यहाँ पर ड्राइवर दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों को ही यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ये दोनों रिटायर्ड वाले होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये रिटायर हो चुके हैं, इनका टर्म खत्म हो चुका है, तो इन दोनों को घर पे काम करने के लिए एक व्यक्ति प्लस एक ड्राइवर दिया जाएगा। और ये जो दोनों लोग होंगे ये लाइफ टाइम के लिए होंगे, ध्यान रखना। पहली चीज़ ये बताई गई। दूसरा यहाँ पर क्या है, लाइफ टाइम के लिए इनको एक सेक्रेटरी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये दो चीज़ें लाइफ टाइम के लिए हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर इनको पर्सनल सिक्योरिटी भी दी जाएगी, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड इनको दिया जाएगा। अब पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पे अगर हम लोग मेंशन करें तो एक चीज़ बताई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे इनके लिए 3 साल के लिए इस पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को दिया जाएगा, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इनके लिए 5 साल के लिए इस पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, मंथली फ़ोन और इंटरनेट बिल के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो सपोर्ट मिलेगा, लगभग मंथ के बेसिस पर 4,200 रुपये तक का। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। तो इस प्रकार से इन बेनिफिट्स के बारे में अनाउंसमेंट किया गया। क्लियर हुआ? तो ये बातें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर फ़ोन और इंटरनेट बिल के लिए भी जो पैसा, जो कंपनसेशन है, वो बेसिकली 4200 रुपये का दिया जा रहा है मंथ के बेसिस पर। ये चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। प्लस इसमें से कुछ चीज़ें तो पहले से इंक्लूडेड थी, लेकिन जो अभी परसों अमेंडमेंट किया गया है, इस अमेंडमेंट के बेसिस पर जो ड्राइवर है और डोमेस्टिक हेल्प है उस चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को कवर कर लेते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं, कैसे अपॉइंट करे जाते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपका पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे मतलब पूरे कंट्री के लेवल पर जो जज हैं उनके सबसे बड़े जो हेड बैठे हैं वो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, CJI जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारी जितने भी जजेस होते हैं, इन सभी लोगों को अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू। और ये सारी बातें यहाँ पे कहाँ पे लिखी हुई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 के अंदर। तो कैसे अपॉइंट किया जाता है? देखो, अपॉइंटमेंट का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। 4 पॉइंट ध्यान रखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब अपॉइंट किया जाता है ना, तो पहला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है कि जो पुराने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जैसे कि आज के टाइम पर जो हमारे 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो कौन है, जस्टिस यूयू ललित, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि इनसे पहले कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, NV रमन साहब। तो जब भी कोई नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, जैसे कि आज के टाइम पर यूयू ललित जी बने, तो इनको बनने के पीछे जो पुराने वाले CJI हैं इनका भी रिकमेंडेशन होना चाहिए। यानी NV रमन साहब ने भी बोला होगा कि हाँ, जस्टिस यूयू ललित जो हैं CJI बनने चाहिए। तो पुराने वाले CJI का रिकमेंडेशन चाहिए होता है अगर हम लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है तो। हम लोग को नहीं, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को बनाना है तो। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, रिकमेंडेशन हो गया। दूसरा, रिपोर्ट तैयार की जाती है। लॉ मिनिस्टर के पास में ही सारी रिपोर्ट पहुँचती है। फिर लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। और फिर एट द लास्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर साइन करने के बाद में डायरेक्टली अपॉइंट कर देते हैं CJI को। तो ये प्रोसेस है पूरा। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद में लास्ट में प्रेसिडेंट को हमारे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे और लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करके उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर देंगे। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ये आप लोगों ने यहाँ पर जान लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारी जजेस होते हैं ना, उनको भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट से पहले भी यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है। जैसे अगेन, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं उनके लिए कॉलेजियम सिस्टम को बनाया गया है। कॉलेजियम सिस्टम जिसके अंदर टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, बाकी 4 हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए। तो ये 5 लोग मिलकर इस कॉलेजियम सिस्टम को बनाते हैं। अगर किसी नए जज को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये 5 लोग मिलकर पहले आपस में डिस्कशन करेंगे, कंसल्ट करेंगे, फिर उसके बाद में रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो रिपोर्ट लॉ मिनिस्टर के पास जाएगी, लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को देंगे, प्राइम मिनिस्टर
प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट फाइनली यहाँ पर इन जजेस को अपॉइंट करेंगे, जैसा CGI के केस में हुआ करता था। बट सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम इंक्लूड हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आई होप ज़िंदगी भर याद रखोगे। सिंपल सी बात है, बार बार रिविजन होता रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल, अब इस वाले आर्टिकल को देखो, ये आज न्यूज़पेपर में आया है और इसको मैंने कल ही आपको कवर करवा दिया था। कल मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ में एक वीडियो शेयर करी थी, जो नोएडा के अंदर करेंट टाइम पर ट्विन टावर है, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं, 40 मंजिले की वो बिल्डिंग हैं, उनको आज गिरा दिया जाएगा। क्योंकि मतलब ऐसे समझ सकते हो कि इलीगल जगह पे वो बनी हुई हैं, ठीक है ना। वो जो जगह है वो गलत जगह है, इलीगल तरीके से यहाँ पर इन बिल्डिंग्स को बनाया गया है। बहुत लंबे समय से केस चल रहा है, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यहाँ पर एक वर्डिक्ट दिया और बोला कि हाँ, इन बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाएगा, गिराया जाएगा। यह बिल्डिंग कौन सी कंपनी ने बनाई है? सुपरटेक कंपनी ने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बनाया है। अब आज दोपहर में लगभग 2:30 बजे के आसपास ये इलीगल बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाएगा। और आपको मतलब शौक हो रहा होगा कि बिल्डिंग गिरेंगी तो इसके आसपास की जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स है वो तो बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन नहीं, इस तरीके से नहीं गिराया जाएगा। एक अलग तरीका अपनाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर लगभग आप कह सकते हो 3200 यानी 3200 किलोग्राम के आसपास जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं, यानी जो बारूद होता है, वो यहाँ पर भरा गया है। अब यानी कि दीवारों के अंदर छेद कर करके बारूद भर दिया गया और उसी बारूद को एक्सप्लोड किया जाएगा। जैसे वो एक्सप्लोड होगा ये बिल्डिंग सीधे नीचे आ जाएगी, बाकी सारी बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं होगा और बाकी सारी बिल्डिंग्स को अभी कवर कर भी दिया गया है, ठीक है ना। आज ये वीडियो डेफिनेटली वायरल होने वाला है, तो इस वीडियो को आपके साथ में शेयर मैं करूँगा अगर मेरे पास में वीडियो आता है तो। क्लियर हो गया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। फर्टिलाइज़र्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा फर्टिलाइज़र के रेफरेंस में रिसेंटली एक कदम उठाया गया है। वो कदम क्या है कि अभी हमारी केंद्र सरकार का एक डिसीजन और केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया है ONOF। अब ये क्या है? वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है, वैसे यहाँ पर वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। अब ये क्या है, इसका मतलब आओ समझते हैं। पहले समझना होगा ये फर्टिलाइज़र क्या होता है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी फसलों का प्रोडक्शन करते हैं। अब फसलों को आगे ग्रो करने के लिए बहुत सारा फर्टिलाइज़र लगता है, यानी कि खाद लगता है। तो इसी फर्टिलाइज़र की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अब फर्टिलाइज़र के अंदर इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यूरिया देखने को मिल जाएगा, है ना, NPK देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे अलग अलग फर्टिलाइजर्स देखने को मिलते हैं। DAP देखने को मिलेगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको बोलते हैं, MOP देखने को मिलेगा, म्यूरेट ऑफ पोटैश जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली ये सारे फर्टिलाइजर्स है, इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स, जिसका हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी फर्टिलाइज़र के लिए इसके कॉस्ट को कम करने के लिए, इसके दाम को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, एक सिंगल ब्रांड बनाई जा रही है, यानी वन नेशन वन फर्टिलाइज़र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये क्या है, आओ थोड़ा सा एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ने रिसेंटली अनाउंसमेंट दिया और डिसाइड कर दिया है कि बिल्कुल हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, यानी सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइज़र एंड लोगो। अब ये सारा काम किया जा रहा है एक स्कीम के अंडर में। उस स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जनुवारक परियोजना, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस स्कीम का नाम है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के अंदर जो भी कंपनीज़ होंगी, यानी कि आपको पता है अलग अलग कंपनीज है जो कि इस खाद को बनानी है, इन फर्टिलाइज़र्स को बना रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूरिया को कोई कंपनी बना रही है, ये यूरिया का बैग हो गया पूरा का पूरा। क्या हो गया? ये यूरिया का बैग हो गया। अब होगा क्या, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो ब्रांड होगा ना, जितने भी फर्टिलाइज़र्स होंगे उनके लिए एक सिंगल ब्रांड होना चाहिए और सिंगल ब्रांड हमारे देश के नाम पर होगा। तो इस स्कीम का कहना यह है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उनसे बोला जाएगा कि जैसे कि मान लो यूरिया की कोई कंपनी है, तो अभी क्या करती है वो कंपनी अपना नाम बड़ा बड़ा छापती है और ये सब करती है, लेकिन उनसे बोला ये जा रहा है कि जो भी कट्टा होगा, जो भी बैग होगा, उस पर जो 1/3 स्पेस होगा, जो इतना सा स्पेस होगा, उस पर आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दो, अपनी कंपनी वगैरह का जो भी यहाँ पे लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो वो लिख दो। लेकिन जो बाकी का बचा कुचा स्पेस होने वाला है ना, इस स्पेस के ऊपर यहाँ पर एक ब्रांड होगा, सिंगल ब्रांड होगा, सभी फर्टिलाइज़र्स के ऊपर एक ही लोगो होगा। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र हैं, जो भी कंपनियाँ बनाती हैं, उसमें थोड़ा सा स्पेस तो उनको दिया जा रहा है कि अपने कंपनी का नाम जो भी लिखना है वो लिख लो, लेकिन बाकी जो 2/3 स्पेस होगा ना,
उसके ऊपर भारत का ब्रांड आएगा, यानी एक सिंगल ब्रांड होने वाला है। सभी फर्टिलाइजर्स के ऊपर एक ब्रांड होगा, एक ही लोगो लगने वाला है, ठीक है ना। अब जो लोगो होगा वो बेसिकली यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का आपको ये लोगो देखने को मिलेगा, जो कि सभी फर्टिलाइजर्स के ऊपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। अब क्या नाम होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यूरिया का कोई कट्टा हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटैश हो गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम हो गया। तो जैसे इनके बैग्स बन रहे हैं, तो इनके बैग पर थोड़ा थोड़ा जो कंपनी बना रही है वो तो अपनी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख देगी 1/3 हिस्से पर, लेकिन जो बाकी बचा कुचा हिस्सा होगा उसके ऊपर एक सिंगल ब्रांड लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा, मान लो ये यूरिया का आप कट्टा है, इसको किसी कंपनी ने बनाया, उसने अपनी इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है। बाकी क्या होगा, बड़ा बड़ा लिखा जाएगा भारत यूरिया। वैसे ही डीएपी के साथ में होगा, वहाँ पे लिखा जाएगा भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारत जो ब्रांड है वो लगाई जा रही है और एक पर्टिकुलर लोगो यहाँ पर लगाया जाएगा, यानी कि सिंगल ब्रांड के अंदर, एक ही ब्रांड के अंदर हमारे देश के सारे फर्टिलाइजर्स आने वाले हैं। और ये जो स्कीम है ये अप्लाई होगी दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दोनों पर, यानी सरकारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज दोनों के ऊपर यहाँ पे लागू होने वाली है। प्लस यहाँ पे बोला गया इससे क्या होगा, जो फर्टिलाइज़र ब्रांड है हमारे पूरे देश भर में, उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। सभी ब्रांड यहाँ पर मतलब एक लौती ब्रांड हो जाएगी, एक सिंगल ब्रांड हो जाएगी, सब एकजुट यहाँ पर हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर मानना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर मेंशन किया जाता है भारत के अंदर फर्टिलाइज़र का स्टेटस क्या है उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। खाद का स्टेटस क्या है, देखो इंडिया जो है ना बहुत लंबे समय से बहुत सारा जो खाद है वो इंपोर्ट करता है, यानी अलग अलग देश से हम लोग परचेज़ करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक टॉप लेवल पर है। हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम पर, आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड सेक्टर देखने को मिलेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया ने पिछले 10 सालों के अंदर हर साल 500 लाख मैट्रिक टन ऑफ फर्टिलाइज़र कंज्यूम किया है। इतना सारा खाद हम लोगों ने अपने फसलों के अंदर कंज्यूम किया है। तो इतनी खपत इंडिया के अंदर पिछले 10 सालों में हर साल देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो ये जो खाद है इसके अंदर यूरिया हो गया, प्लस जो नॉन यूरिया वैरायटी हो गई। एक तो यूरिया हो गया डायरेक्टली यूरिया, जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के छोटे छोटे यहाँ पे आपको दाने देखने को मिलते हैं। बाकी जो नॉन यूरिया है यानी कि एमओपी, डीएपी, ये सारे नॉन यूरिया हैं। नॉन यूरिया की जो वैरायटी है ये तो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। इसकी वजह से जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादातर यूरिया को ही प्रेफर करते हैं, यूरिया का ही इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता होगा यूरिया का यूज़ रिसेंट टाइम में इतना ज़्यादा होने लगा था, या अभी भी यहाँ पर इतना ज़्यादा ही हो रहा है कि इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो यूरिया इस्तेमाल हो ही रहा है, साथ ही साथ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग देख रहे हैं यूरिया का भरपूर मात्रा में उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको वाइट कलर का ये यूरिया देखने को मिलता है। तो आपको पता चल गया, चलो हाँ हम लोग फसलों के अंदर इसका छिड़काव करते हैं, ये हमारी फसलों को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। लेकिन आपको पता है पिछले कुछ टाइम पे इसका बहुत सारा गलत उपयोग भी हुआ है। गलत उपयोग क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ जब आप लोग देखोगे तो दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, मिल्क के अंदर यूरिया की मिलावट करी जा रही थी और बहुत ज़्यादा मिलावट की जा रही थी। तो यानी कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के अंदर भी यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। तो कहोगे आप फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक सोल्यूशन लेकर आए। सोल्यूशन ये था कि अब हम लोग क्या करेंगे, यूरिया के ऊपर हरा कलर का पेंट कर देंगे, ठीक है ना। अब हरा कलर का पेंट मतलब यानी नीम की कोटिंग कर दी जाएगी। नीम जो होता है इसकी कोटिंग कर दी जाएगी। जब इसकी कोटिंग कर देंगे तो इससे यूरिया और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह हमारी जो मिट्टी की हेल्थ है ना उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, हमारे जो क्रॉप्स है उनके प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। तो नीम जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। इससे हम लोग क्या कर सकेंगे, हमारा एनवायरनमेंट तो प्रमोट हो ही रहा है, एनवायरनमेंट तो यहाँ पर फ़ायदा मिल ही रहा है, साथ ही साथ में जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूरिया का यूज़ हो रहा था वो यहाँ पर यूज़ होना थोड़ा सा कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, भारत आज के टाइम पर बहुत सारे देश से इस यूरिया को परचेज़ करता है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। उसी के चक्कर में हम लोगों ने नैनो यूरिया का बनाया है। नैनो यूरिया आपको पता होगा लिक्विड में हम लोगों ने यूरिया को डेवलप किया है। जितना एक बैग आता है यूरिया का उतना सिर्फ 500 ml की बॉटल में होगा। तो इस प्रकार से हमने डेवलप किया ताकि दूसरे कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर सकें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नीचे इसके एक और छोटा सा आर्टिकल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे, कल सैटरडे में इन्होंने एक खादी फेस्टिवल को अटेंड किया गुजरात के अंदर। प्लस एक जो ब्रिज है अटल ब्रिज
जो साबरमती नदी के पास में आपको अटल ब्रिज देखने को मिलता है, यानी कि इस शहर को ईस्टर्न और वेस्टर्न एरिया को कनेक्ट करता है। ये जो पुल है, इस पुल का उद्घाटन किया गया था कल हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो इसी अवसर पर पीएम ने बोला कि भाई अपने देश में हम लोग खादी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है ना। जो खादी प्रोडक्ट्स हैं जिससे यहाँ पर बुनाई वगैरह की जा रही है, उन प्रोडक्ट्स का ज़्यादा हम लोग यूज़ करें, क्योंकि खादी प्रोडक्ट्स ही हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बना पाएगी। तो ये जो फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया कल के दिन, तो ये यहाँ पर बोलता है कि देखो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खादी को यूज़ करना। पीएम बोलते हैं कि जो खादी का यूज़ करना है वो बेसिकली सिंबल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, यानी हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि खादी जो है ना, इसका इस्तेमाल किया गया है गांधी जी के थ्रू बहुत ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, ठीक है ना। जब देश आज़ाद करने की लड़ाई करी जा रही थी तब भी यहाँ पर खादी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में भी खादी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में जिस प्रकार से खादी को प्रमोट होना चाहिए था वैसा प्रमोट हो नहीं पाया, इसकी वजह से इसके बारे में चर्चा इतनी हुई नहीं। लेकिन अब पीएम यहाँ पे बोलते हैं कि जो खादी है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पर यही जो खादी है ये इंडिया को मदद करेगी सेल्फ सफिशिएंट बनाने में 2047 तक 2047 तक। तो ये बात यहाँ पर पीएम ऐड करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई आप कोई भी मान लो जैसे फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, अब बहुत सारे फेस्टिवल्स लगातार आएंगे, तो यहाँ पे जो भी आप लोग गिफ्ट वगैरह कर रहे हो उसमें खादी प्रोडक्ट्स को गिफ्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हम लोग खादी का इस्तेमाल कर सकें। क्लॉथ्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं खादी के, बाकी सारा सामान यूज़ कर सकते हैं खादी का, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर पीएम मेंशन करते हैं, तो इसमें कुछ अलग से पढ़ने वाली इतनी बात थी नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेंगे, और इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाला है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में मैप के लिए क्वेश्चन पूछा था, फॉकलैंड वाला, है ना। तो यहाँ पर फॉकलैंड इशू के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड को लेकर एक विवाद है। पहले इस आर्टिकल को कवर करेंगे, फिर उसके बाद इस वाले आर्टिकल पर आएंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहली बात देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर 3-4 कंट्रीज़ के विजिट पर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ के विजिट पर है, और अभी ब्यूनस एरियस इन्होंने विजिट किया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसी विजिट पर इंडिया ने सपोर्ट दिखाया है अपना अर्जेंटीना को। जो अर्जेंटीना है ये एक देश है। अर्जेंटीना और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों देशों के बीच में जो फॉकलैंड आइलैंड है, इस फॉकलैंड आइलैंड को लेकर एक विवाद बना हुआ है कि इस आइलैंड को कौन लेगा, यूके लेगा या अर्जेंटीना लेगा। तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर केस में अर्जेंटीना को सपोर्ट किया है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। अब आप कहोगे यहाँ पे तो मालविनस लिखा है, आप कह रहे हो फॉकलैंड लिखा है। देखो फॉकलैंड आइलैंड ही यहाँ पर मालविनस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। फॉकलैंड आइलैंड उसका एक नाम है, दूसरा नाम मालविनस है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर इंडिया ने सपोर्ट किया है अर्जेंटीना को। अब ये मुद्दा क्या है, इसको थोड़ा डिटेल से समझना होगा कि आखिरकार ये इशू क्या है इस पूरे के पूरे आइलैंड का। देखो पहले मैं आप लोगों को ये आइलैंड दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में टाइमलाइन के हिसाब से, यानी कि हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में समय समय पर जो जो इवेंट्स होते रहे वो इवेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जब आप लोग मैप देखते हो ना, तो इस मैप में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कौन सा पर्टिकुलर रीजन है, ये रीजन है साउथ अमेरिका, ठीक है ना। साउथ अमेरिका कैसे बोल दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्राज़ील है, बोलीविया है, पेरू है, ये सभी देश हैं साउथ अमेरिका में। नीचे आपको यहाँ पर अर्जेंटीना नज़र आएगा। कहाँ पर है अर्जेंटीना, तो ये मैं ड्रॉ करूँगा, ये रहा अर्जेंटीना, ठीक है ना। अर्जेंटीना के पास में ये 2 छोटे छोटे आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यही है फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है ना। ये जो अर्जेंटीना के पास में 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं यही हैं फॉकलैंड आइलैंड। क्लियर हुआ, आगे आते हैं। एक और मैप देखो, ये रहा अर्जेंटीना, इसके बराबर में ये रहा फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। अब फॉकलैंड आइलैंड की कैपिटल क्या है, स्टैनली इसकी कैपिटल है। ये वेस्टर्न आइलैंड हो गया और ये ईस्टर्न आइलैंड हो गया, यानी कि 2 भागों में ये बटा हुआ है। फिर उसके बाद में ये आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैप को देख सकते हो, ये रहा पूरा का पूरा फॉकलैंड आइलैंड। 2-3 मैप मैंने आपको दिखा दिए। अब हुआ क्या है, कहोगे यूके तो ऊपर है, यूनाइटेड किंगडम ऊपर हो गया, फॉकलैंड आइलैंड नीचे हो गया। तो इतना ज़्यादा, मतलब अर्जेंटीना के पास में फॉकलैंड आइलैंड है, यूनाइटेड किंगडम ऊपर हो गया, तो कैसे इस आइलैंड को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर समझने की है, ठीक है ना। विवाद कैसे होता है, आप देखो, ये रहा यूके ऊपर, यूनाइटेड किंगडम। एक सेकंड में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर होती भी चलें। तो यहाँ पे आपने देखा ये रहा यूके, ठीक है, और नीचे क्या है, ये रहा अर्जेंटीना, ये रहा आइलैंड।
अभी करंट टाइम पे ये आइलैंड किसके कंट्रोल में है, तो करंट टाइम पर ये यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं इसकी कहानी के ऊपर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज़ फॉकलैंड आइलैंड, व्हाट एंड वेयर, कहाँ पर है, क्या है। तो फॉकलैंड आइलैंड को हम लोग मालविनस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं या स्पेनिश इजलाल मालविनस के नाम से भी जानते हैं। ये आप ध्यान रखना, आज के टाइम पर यूके के कंट्रोल में आपको ये देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा दूर आपको देखने को मिलेगा यूके से भले ही, लेकिन यूके के कंट्रोल में है। इस पूरे आइलैंड की जो कैपिटल है और सबसे बड़ा टाउन है वो है स्टैनली। ये जो आइलैंड है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट आइलैंड, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पर इसका इतिहास क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात हम लोग चलते हैं 1765 पर। 1765 का 1765 का समय था, जो ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने सबसे पहली बार स्टार्ट किया इस फॉकलैंड आइलैंड पर सेटल करना। तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहली बार कौन थे, ब्रिटिशर्स। इन्होंने ही यहाँ पर पहली बार फॉकलैंड आइलैंड पर 1765 में सेटल होना स्टार्ट कर दिया उस पर्टिकुलर आइलैंड पर। लेकिन इसी के 5 साल बाद 1770 में क्या होता है, जो स्पेनिश वाले लोग होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर बाद में अपना कंट्रोल जमा लेते हैं यूके को हटाकर, ठीक है ना। स्पेन वाले अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, लेकिन ऐसा ही रहा, ब्रिटिश का आना जाना चलता रहा। ये वापस गए, लेकिन ब्रिटिशर्स वापस से आ जाते हैं, वापस से रिस्टोर कर लेते हैं 1771 में, ठीक है ना। तो आपने देखा वापस से ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर आ गए और कुछ टाइम तक रहे। लेकिन कुछ टाइम तक रहने के बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को वहाँ से निकलना पड़ा। क्यों, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक रीजंस थे। अब इकोनॉमिक रीजंस थे, पैसा वगैरह नहीं था, उसकी वजह से यहाँ पर ब्रिटिशर्स को 1774 में यहाँ से निकलना पड़ा वापस से। अब जब यहाँ पर निकलना पड़ा तो ये बोल के नहीं गए, क्लेम नहीं करके गए कि फॉकलैंड आइलैंड ये हमारा है या किसका है, अपना कोई भी क्लेम वगैरह नहीं करके गए। जब क्लेम नहीं करके गए 1774 में निकल गए वहाँ से, तो स्पेन वापस से आ गया। यानी यूके और स्पेन लगे पड़े इस आइलैंड के पीछे। यूके ने अपना सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया। वेस्ट वाले एरिया में यूके बैठ रहा था, लेकिन अब ईस्ट वाले आइलैंड पर जो स्पेन है वो बैठने लगा। तो स्पेन ने अपना सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया ईस्ट वाले आइलैंड पर। 1811 तक यहाँ पर जो स्पेन है वो अपना सेटलमेंट करता रहा। अब क्या होता है, 1820 में 1820 के समय पर अर्जेंटीना की जो सरकार है वो यहाँ पर एक तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देती है फ्रॉम द स्पेन। यानी बराबर में जो अर्जेंटीना देश था, जिसका मैंने आपको लोकेशन दिखाया था, ये अपने आप को आप कह सकते हो आज़ाद घोषित कर देता है, आज़ाद हो जाता है स्पेन से, या आज़ाद हो जाता है। अब स्पेन से आज़ाद होने के बाद में अर्जेंटीना की सरकार अपना क्लेम बताने लगती है कि फॉकलैंड आइलैंड पर ना स्पेन का क्लेम है ना यूके का क्लेम है, ये सिर्फ और सिर्फ अर्जेंटीना का है। तो यहाँ पर तीसरा कंट्री भी इस पर्टिकुलर आइलैंड के इशू के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कहानी ऐसी बढ़ती रहती है, अर्जेंटीना अपना क्लेम बताता रहता है, अर्जेंटीना कहता है ये मेरा हिस्सा है। 1831 में क्या होता है, अमेरिका का एक जहाज़ होता है। अब वो क्या होता है, उसको तोड़ दिया जाता है अर्जेंटीनाइन सेटलमेंट के पास में, यानी फॉकलैंड आइलैंड पर जहाँ पे अर्जेंटीना के लोग रह रहे थे, इन्होंने सेटलमेंट किया था। वहाँ पे क्या हुआ, यूएस का जो वॉरशिप है, इन्होंने अर्जेंटाइन सेटलमेंट को यहाँ पर तोड़ दिया। मैंने बोल दिया कि वॉरशिप को तोड़ दिया, नहीं, यूएस के वॉरशिप ने यहाँ पे क्या किया, अर्जेंटीना वालों को यहाँ पर हटाने की कोशिश करी। कि उसके पीछे का रीज़न ये था कि यूएस का कुछ जहाज़ था, ठीक है ना, उसके लोगों को अरेस्ट कर लिया था। तो इस वजह से अमेरिका नाराज़ हो गया था। तो अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया, अर्जेंटीना के जो लोग हैं जहाँ पे रह रहे थे इस फॉकलैंड वाले आइलैंड पर, वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। ये कहानी ऐसी आगे बढ़ती रहती है। फिर 1833 में आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स हैं वो वापस से जागते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अर्जेंटाइन को, जो भी यहाँ पे अर्जेंटीना के लोग फॉकलैंड आइलैंड पर रह रहे थे, क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड पर अर्जेंटीना भी आ गया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आ गए, स्पेन वाले लोग भी देखने को मिल रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अर्जेंटीना पे से जो भी लोग अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स थे उन सबको भगा दिया, उन सबको वहाँ से निकाल दिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला कि देखो ये हमारा हिस्सा है। और 1841 में ब्रिटिश के जो सिविलियन लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अपॉइंट कर लिए जाते हैं फॉकलैंड के लिए। तो फॉकलैंड के ऊपर एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपना एक बहुत बड़ा रोल जमा लिया। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स पूरी तरह से इस एरिया को कंट्रोल कर रहे थे। अर्जेंटीना लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था, ये हमारा आइलैंड है, हमें निकाल दिया, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसके बाद प्रोटेस्ट होते होते क्या होता है, बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है।
ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक। अब उस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये मामला थोड़ा सा शांत रहता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये फॉकलैंड आइलैंड वापस से उठता है। इस पूरे इशू को शिफ्ट कर दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन में इसकी सुनवाई करी गई और यूनाइटेड नेशन ने सुनवाई करते करते यहाँ पे आप कह सकते हो ब्रिटेन और अर्जेंटीना दोनों से बोला कि आप डिस्कशन करो बैठकर और एक पीसफुल सोल्यूशन लेकर आओ, यानी शांतिपूर्वक इस डिस्प्यूट का सोल्यूशन लेकर आना चाहिए। तो ऐसा कोई शांतिपूर्वक कोई सोल्यूशन आया तो नहीं, लेकिन होता यहाँ पर यह है कि एक वॉर सी हो जाती है और उस वॉर के अंदर फॉकलैंड आइलैंड जो वॉर होती है उस वॉर में जो अर्जेंटीना है वो हार जाता है और जो ब्रिटिशर्स हैं वो बेसिकली उस एरिया को पूरी तरह से कब्जा लेते हैं। तब से यहाँ पर ये जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में देखने को मिलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, उसके बाद से आपको पता होगा रिसेंटली साल 2009 में क्या होता है ना, एक वोटिंग करवाई जाती है, क्योंकि ये मुद्दा शांत होता नहीं है तो एक वोटिंग करवाई जाती है वहाँ के लोगों से कि ये जो आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड ये किसके साथ जाना चाहता है, अर्जेंटीना के साथ जाना चाहता है या यूके के साथ में जाना चाहता है। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पर वोट दिया कि हम यूके के साथ में जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लोगों ने भी यूके के प्रति अपना एक सपोर्ट दिखाया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं वो बोलते हैं हम लोग ब्रिटिशर्स की एक टेरिटरी रहना चाहते हैं। तो ये इशू आपको देखने को मिलेगा लगातार बना हुआ है। रिसेंटली चाइना का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आ गया था, चाइना ने भी यहाँ पे अर्जेंटीना को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इंडिया ने भी यहाँ पर अपना एक इंटरनेशनल सपोर्ट दिखाना स्टार्ट किया है अर्जेंटीना के प्रति, ये आप लोग को ध्यान रखना है। हम लोग भी यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि पीसफुल अगर तरीके से ये मामला शांत हो जाए तो अच्छी बात है, यानी कि शांतिपूर्वक इस पूरे मामले को सॉल्व कर लिया जाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर आने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उस लाइक के बटन को दबा दो, और जो 5K प्लस लाइक का टारगेट है हमारा उसको आप लोगों को अचीव करवाना है। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से आप रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारी आर्मी है उन्होंने बात की है कि हम लोग को कुछ नए टैंक्स वगैरह और करियर प्रोजेक्ट्स वगैरह चाहिए। ठीक है ना, आज के टाइम पर काफ़ी सारे टैंक्स हैं जो कि आर्मी के बहुत पुराने हो चुके हैं। तो बेसिकली हम लोग कुछ नए टैंक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2030 तक कुछ नए टैंक्स हमारे पास में आने वाले हैं, और ये जो फ्यूचर टैंक्स होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, हमारी आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। करेंट टाइम पर हम लोग अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैंकर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं बताऊं कौन से टैंकर्स हैं तो रशियन T-72 हो गया, रशियन T-90 टैंक्स हो गए, प्लस हमने खुद अपनी तरफ से अर्जुन टैंक्स को बना रखा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास में टैंक्स हैं, और कुछ अर्जुन का ही एक अपग्रेड वर्जन है अर्जुन MK-1A। तो ये बेसिकली यहाँ पर टैंकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, कुछ ये टैंकर्स भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। और प्लस यहाँ पे आप देखोगे जो आज के टाइम पर हमारे पास में टैंकर्स हैं, जैसे कि एक टैंकर की बात की गई है वो है T-72। जो T-72S वाला टैंकर है ये बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है ना, 40 साल से हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और अब हम लोगों को इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम लोग को नए टैंकर्स चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर जो हमारी आर्मी है वो मेंशन करती है, वो ज़ोर देती है कि कुछ नए टैंक्स और कुछ नए करियर प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पे लेकर आई जाएँ आर्मी के लिए, जो कि आर्मी की कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है ना, तो इतना बात यहाँ पर ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी ऐसी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस क्या रीज़न है क्योंकि पुराने हो चुके हैं इस वजह से कुछ नए टैंकर्स चाहिए, इतना ज़रूर से यहाँ पर ध्यान रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसका एक छोटा सा आर्टिकल है जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक अपने पास में एक एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल क्या है, देखो जो KVS हैं, केंद्र विद्यालय संगठन, KVS स्कूल के बारे में आपको पता होगा, काफ़ी सारे लोग पढ़े भी होंगे। तो KVS की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्टाफ का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिला है। ठीक है ना, स्टाफ के शॉर्टेज की वजह से इस केंद्रीय विद्यालय आज के टाइम पर अफेक्ट हो रहे हैं। स्टाफ का शॉर्टेज मतलब है टीचर्स वगैरह का रिक्रूटमेंट बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। इस चार्ट के अंदर बताया गया कि देखो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आज के टाइम पर केंद्रीय विद्यालय में खाली हैं वो तमिलनाडु में है, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी आज के टाइम पर बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं। बहुत लंबे समय से बीच में कोविड आ गया था, लेकिन देखो 2019 से ही ये वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे अलग अलग जगह के लिए वैकेंसीज़ निकाली गई, लेकिन केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं।
और यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स की जो हैं वो वैकेंसीज़ आपको खाली देखने को मिलेगी। इनफैक्ट कुछ प्रिंसिपल्स ने खुद यहाँ पर द हिंदू को इंटरव्यू दिया है और बताया है देखो बहुत लंबे समय से यहाँ पे वैकेंसीज़ खाली हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे बताई गई। तो मतलब अब मतलब इसमें कुछ ऐसा पढ़ने लायक नहीं है, बस एजुकेशन के लिए आप लोग एज एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि एजुकेशन के अंदर यहाँ पर जो कमियाँ हो रही हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक स्टाफ का शॉर्टेज है और शॉर्टेज के अंदर यहाँ पर ये सारा डेटा मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ अब हम लोग कवर करेंगे अपने साइंस एंड टेक का पेज। आपको पता होगा आज संडे है, संडे में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। संडे में एडिटोरियल नहीं आते हैं लेकिन साइंस एंड टेक बाकायदा आता है। तो साइंस एंड टेक में आप देखोगे सबसे पहला जो ये न्यूज़ आर्टिकल है ये वीके गुप्ता साहब ने लिखा है और ये बोलते हैं इम्प्रूविंग एक्सेस टू एंटीबायोटिक्स थ्रू इनोवेशन। बेसिकली यहाँ पे चर्चा की जा रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। देखो यहाँ पर इनका कहना यह है कि हम लोग को लगातार जो एंटीबायोटिक्स हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशंस करते रहना चाहिए। आज के टाइम पर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, ये एक सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस है और इसको अगर ख़त्म करना है तो हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा मल्टी प्रोंग अप्रोच चाहिए होगा। अलग अलग चीज़ों पर हम लोग को काम करना पड़ेगा। पहली चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम समझते हैं। इस आर्टिकल में प्रॉब्लम क्या बताई है? प्रॉब्लम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। AMR क्या है? देखो AMR का मतलब यहाँ पर है कि बॉडी के अंदर जो मतलब आप कह सकते हो बैक्टीरिया वगैरह है वो आपका एंटीबायोटिक से भी नहीं मरता है। सपोज़ यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को काफ़ी सारी बीमारी हो चुकी हैं, उसको बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, फंजाई ने इन्फेक्ट किया। अब हो क्या रहा है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो? एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हो, है ना। एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया को बॉडी से ख़त्म करने का मदद करता है। लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन वो सिचुएशन है जब ये एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती हैं। यानी एंटीबायोटिक भले ही आप लोग ले रहे हों, लेने के बावजूद ही वो बैक्टीरिया बॉडी से ख़त्म नहीं हो रहा है। ख़त्म होने की बजाय वो बैक्टीरिया और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। यानी बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है इस एंटीबायोटिक का। वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन। और इसी में यहाँ पर क्या होता है, यही कंडीशन सबसे बदतर कंडीशन मानी जाती है जब दवाई भी बॉडी के ऊपर काम ना करे तो। ठीक है ना। और ये आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत सारे इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं क्योंकि पता है सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह भी आती है, जब एंटीबायोटिक्स का एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है तो उसके बाद भी हम लोग देख पाते हैं ये एंटी माइक्रोबियल वाली सिचुएशन यहाँ पे बनती है। ठीक है ना। इसको हम लोग सुपर बग्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी कि ज़्यादा मतलब जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बढ़ चुका है, ये काम नहीं कर रहा है, यानी दवाइयाँ आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं, तो वो एक वर्स्ट कंडीशन कहलाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए वो यहाँ पर बोलते हैं। उससे पहले इन्होंने ये बताया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से साल 2019 में आप कह सकते हो लगभग 1.27 मिलियन लोगों की जान गई थी दुनिया भर में। ठीक है ना। HIV एड्स हुआ था, मलेरिया हुआ था, कुछ इस प्रकार की बीमारियाँ थीं। एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया लेकिन एंटीबायोटिक वर्क नहीं करी हैं। ठीक है ना। बैक्टीरिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला गया। इसकी वजह से लगभग 1.27 मिलियन लोगों की जान गई है। ऐसा खुद यूनाइटेड नेशन ने खुद बताया है, साल 2019 का डेटा है। फिर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जो नंबर है ये मौतों का 2050 तक, देखो अभी 2019 में यहाँ पर 1.27 मिलियन लोगों की जान गई, लेकिन ये 2050 तक कितना हो सकता है? ये 2050 तक हो सकता है 10 मिलियन के आसपास। तो 10 मिलियन के आसपास डेथ हो सकती हैं हर साल अगर हम लोगों ने इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया तो। अब बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की, तो इंडिया के अंदर भी, इंडिया पूरे दुनिया भर में एक ऐसा देश है जहाँ पर एंटी माइक्रोबियल वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग अपने डेटा देखें कंट्री का, तो हम लोग भी यहाँ पर ये बोलते हैं कि 2040 तक 1.6 मिलियन के आसपास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्टेड केसेस निकल कर आने वाले हैं। यानी कि ऐसे ही केसेस जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले हैं, दवाइयाँ काम ना करने वाले केसेस, ऐसे बहुत सारे हम लोग को देखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? डायग्नोस्टिक इनोवेशंस करने होंगे। यानी कि ये केस को जल्द से जल्द पता लगाना होगा, डिटेक्ट करना होगा। सबसे पहली चीज़ हम लोग जो कर सकते हैं वो यही है, अगर आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रोकना है तो सबसे पहला स्टेप जल्द से जल्द आप लोगों को डिटरमाइन करना होगा इन सारे जो भी केसेस निकल कर आ रहे हैं उनको। इंडिया के अंदर जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं
वो यहाँ पर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि अलग अलग इन्फेक्शंस को ठीक किया जा सके, ऐसे इन्फेक्शन जो कि वायरस की वजह से हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसके अलावा भी रैपिड डायग्नोस्टिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी किसी को वायरल इन्फेक्शन है, आप एंटीबायोटिक्स भर भर कर दे रहे हो, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लो, आप उसके अंदर डिटेक्ट कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, कहीं ड्रग रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन तो उसके अंदर नहीं देखने को मिल रही है। अगर ड्रग रेजिस्टेंस है तो वो व्यक्ति ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होगा तो वो जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं बॉडी के अंदर वो और ज़्यादा मजबूत होते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। तो पहली चीज़, जल्द से जल्द चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सके, ये एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, यहाँ पर एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है वो आप देखोगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार बहुत सारी एंटीबायोटिक का कंजम्पशन कर रहे हैं। और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर एंटीबायोटिक का कंजम्पशन लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया। तो जो पुरानी वाली एंटीबायोटिक्स हैं उसी का लगातार यूज़ हो रहा है, नई एंटीबायोटिक्स के ऊपर काम ही नहीं किया जा रहा है, नई एंटीबायोटिक्स के ऊपर कोई डिस्कवरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पास में फंडिंग की कमी है। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और ज़्यादा अच्छे से फंडिंग करी जाए ताकि ये अपने नए नए प्रोजेक्ट्स चला सके और कुछ नए नए काम कर सके, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन है इसके प्रति कोई सोल्यूशन लेकर आ सके। तो ये काम किया जा सकता है दूसरा, ठीक है ना, जिससे हम लोग एंटीबायोटिक्स के जो डिस्कवरी, नई नई प्रकार की डिस्कवरी कर सकेंगे और इस बीमारी का कहीं ना कहीं सोल्यूशन लेकर आ सकेंगे। क्योंकि बात यह है ना, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी आपको देखने को मिलेगी, वो तभी वर्क करेगी जब उसके पास में प्रॉपर फंडिंग आएगी, क्योंकि प्रॉपर फंडिंग के बाद में ही वो प्रॉपरली काम कर पाएगी। क्लियर हो गया। तो ये बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर एट द लास्ट यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो एक ऐसी कंडीशन है जिसको ठीक किया जा सकता है, बट थोड़ा सा हम लोग को काम करना होगा, कुछ नए इनोवेशंस करने होंगे। वही कहानी लेकर चलते रहोगे तो बिल्कुल सही नहीं होने वाला है, कुछ नए नए इन्वेंशंस करने होंगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल पार्टनरशिप बनानी होंगी। दुनिया भर के अंदर इंपॉर्टेंट आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज देखने को मिल जाती हैं, उनके साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं और जल्द से जल्द हम लोग इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ना, ये कोरोना की तरह एक बहुत बड़ा पेंडेमिक के तौर पर देखने को मिलने वाला है। क्लियर हो गया। तो ये बात यहाँ पर सारी की सारी आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल, अब नेक्स्ट आर्टिकल पता है ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बोला जा रहा है जो मच्छर होते हैं, मच्छर का जो सूंघने का सेंस होता है उसको डिकोड किया कि कैसे मच्छर सूंघता है, इंसानों तक कैसे पहुँचता है, क्यों पहुँचता है इंसानों तक, तो बेसिकली उसके बारे में मेंशन किया जा रहा है। तो लगभग 3000 से ज़्यादा जो मच्छर की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं ना, वो डायरेक्टली इंसान को ही टारगेट करती हैं। उनका टारगेट डायरेक्टली ब्लड होता है, इंसान जिसके अंदर खून हो। और ऐसी मच्छर की स्पीशी में कुछ मच्छर की स्पीशी आती हैं, एडिस एजिप्टी, एनोफिलिस, क्यूलेक्स। ये जो कुछ मच्छर की प्रजातियाँ ये बहुत ही खतरनाक हैं और ये लोग भी इंसान के खून की तरफ डायरेक्ट भागती हैं। अब इन्हीं मच्छर की वजह से बीमारियाँ जैसे डेंगू, मलेरिया और वेस्ट नाइल फीवर जैसी बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला ये जाता है कि मच्छर कैसे सूंघता है, कैसे इंसान के पीछे यहाँ पर पड़ा रहता है, ये बताओ। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया, देखो होता क्या है, नाक के अंदर ना आपको ओलाफैक्टरी न्यूरॉन्स देखने को मिलती हैं। आपके सबके नाक के अंदर एक ओलाफैक्टरी न्यूरॉन्स है। उसको इस प्रकार से मतलब आप कह सकते हो कि देखने को मिलता है कि अगर कोई स्मेल आती है ना, वो डायरेक्टली आपके ब्रेन को मैसेज देता है। ओलाफैक्टरी जो न्यूरॉन्स होती हैं जो हमारी नाक के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन मच्छरों के अंदर ये थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। ओलाफैक्टरी न्यूरॉन्स की जो हम लोग बात करते हैं तो उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। ये क्या करता है, आपकी जो स्मेल्स हैं, जो भी यहाँ पर कुछ भी सूंघ रहे हो, वो डायरेक्टली ब्रेन तक पहुँचती है और ब्रेन यहाँ पर उस चीज़ को पहचान पाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर इंसान के अंदर जैसे आपको रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके ब्रेन तक पहुँचा रहे हैं इस स्मेल को, अगर वो थोड़ा सा डैमेज हो जाए तो उसके बाद कहानी ख़राब हो जाती है। स्मेलिंग वाली मतलब स्मेल आना बंद हो जाएगी, ब्रेन तक कनेक्शन नहीं पहुंचेगा। मच्छरों के अंदर जो ओलाफैक्टरी न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलते हैं ये थोड़े से स्ट्रॉन्गर हैं। यानी कि अगर इनका एक रिसेप्टर चला भी जाए उसके बाद में यहाँ पर इनकी सूंघने की शक्ति जो है वो काफ़ी हद तक बरकरार रहती है। ये यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें थोड़ा सा अगर डिटेल से जाना हो तो हम क्या बोल सकते हैं। देखो इंसान के अंदर उसका ब्लड है और ब्लड के बाद यहाँ पर दूसरा चीज़ स्वेट यानी कि पसीना। ये दो चीज़ें हैं जिसको मच्छर जो है वो लगातार ट्रैक करता है। अब कैसे करता है, यहाँ पर एक केमिकल है, केमिकल जिसका नाम है 1-octan-3-OL। ये जो केमिकल है ये इंसान के पसीने से निकलता है और यही जो केमिकल है ना,
इस केमिकल की जो खुशबू है वो बेसिकली डायरेक्टली सेट है मच्छरों के न्यूरॉन्स के अंदर में। अब क्या होता है, इसी केमिकल की खुशबू जब उनके न्यूरॉन्स में बेसिकली पूरी तरह से सेट है तो वो इसी चीज़ को डिटेक्ट करता है। ये वो जो मच्छर है ना, वो इसी चीज़ को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमारे बॉडी तक पहुँचता है और उसके बाद में इस प्रकार से वो काटना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, खून चूसना स्टार्ट करता है अगर हम लोग कहें तो बेसिकली यहाँ पर जो ये न्यूरॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ह्यूमंस के अंदर भी हम लोग किसी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, सूंघने की शक्ति यहाँ पर इन ओलाफैक्टरी की वजह से आ रही है, ओलाफैक्टरी न्यूरॉन्स की वजह से आ रही हैं। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं मच्छरों के अंदर में। तो बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया गया कि आपके बॉडी से कुछ केमिकल्स निकलता है, यानी पसीने से कुछ केमिकल निकलता है, ब्लड है, उसकी जो खुशबू है वही बेसिकली यहाँ पर मच्छर के लिए काफ़ी है। मतलब यह है कि मच्छरों के अंदर एक रेजिलेंट बैकअप होता है। इनका जो ओलाफैक्टरी सिस्टम है, यानी कि नाक के अंदर जो ओलाफैक्टरी सिस्टम देखने को मिलता है जो कि सूंघने में मदद करता है, तो यहाँ पर एक बैकअप बना हुआ है। बैकअप मतलब यहाँ पर स्टोरेज रखा हुआ है। देखो, मॉस्किटोज हैव इवॉल्व रेजिलियंट बैकअप इन देयर ओलाफैक्टरी सिस्टम टू ऑलवेज स्मेल इंडियन सेंट्स। इनका एक बैकअप बना हुआ है, इन्हें पता है कि यहाँ पर ये जो स्मेल है वो कौन सी स्मेल है, वो स्मेल यहाँ पर इनकी नाक में बैठी हुई है। तो ये इसी सिस्टम की वजह से ये हमेशा जो एक तरीके से लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनको ये पहचान पाते हैं और उनको ही बेसिकली यहाँ पर आपका से तो अटैक करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं पढ़ने लायक, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। उसके बाद देखो, अब क्या होता है ना, संडे में जो ये FAQ का पेज आता है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस का, इसको आप पढ़ोगे तो आपका ये टाइम वेस्टेज ही होगा। देखो, यहाँ पे बिल्किस बानो केस के बारे में बताया गया है। बिल्किस बानो केस के अंदर आपको पता है कि मैंने अभी थोड़े दिनों पहले कवर किया और मैंने आपको बताया था कि बिल्किस बानो केस के अंदर कि किस प्रकार से जो ये 11 लोग थे जिन्होंने बिल्किस बानो का गैंग रेप किया था, उन 11 लोगों को कैसे रिहा कर दिया गया है, कैसे छोड़ दिया गया है गुजरात के थ्रू। यानी छोड़ने के लिए, किसी को माफ़ करने के लिए, यानी जो रेमिशन होता है, उस रेमिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको समझाई हैं। अभी थोड़ी देर रुको, मैं आपको बताता हूँ। देखो, बिल्किस बानो का केस जो है ना, मैंने आपको कब एक्सप्लेन किया था मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कम से कम मुझे 15-20 मिनट चाहिए समझाने के लिए। 24 अगस्त 2022, ठीक है ना, आज क्या तारीख है? आज है 28 अगस्त। आज से 4 दिन पहले 24 अगस्त 2022, जैसे आप लोग यूट्यूब पर जाओगे सर्च करना 24 अगस्त 2022 द हिंदू बाय दीपक यादव, वीडियो को ओपन करना और 7:05 पर चले जाना। कब? 7:05 पर। 7:05 पर मैंने आपको बिल्किस बानो का केस जो है ना वो समझाना स्टार्ट किया है और वहाँ से आप लोग समझ सकते हो पूरा का पूरा केस। अगर इस आर्टिकल में एक लाइन भी अलग होती तो मैं इस आर्टिकल को दोबारा कवर करने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा आर्टिकल पढ़ चुका हूँ, कुछ भी मतलब इतना सा भी डिफरेंस नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे मैं दोबारा कवर करूँगा। यानी कि देखो, होता क्या है, संडे में जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पेपर आता है ना, ये हमारे जो भी पूरे सप्ताह के मतलब कुछ ज़्यादा चर्चा में आर्टिकल जो रहे होते हैं उन्हीं आर्टिकल को कवर करता है। तो ये मैंने आपको बताया 24 अगस्त 2022 द हिंदू बाय दीपक यादव, यूट्यूब पर डालो, 7:05 पर आप लोग इस आर्टिकल को देख सकते हो, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर आसान कर दिया गया है इसको। और उसके बाद आप सोचोगे फिर दूसरा आर्टिकल, देखो दूसरा आर्टिकल इसके नीचे ये वाला है। अब ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो। हाँ, आपको पता होगा बिल्कुल ये भी, और एज इट इज़ इसमें भी यहाँ पर एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं है। पेगासस मालवेयर को लेकर एक रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के पास में, है ना, तो उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई। तो कहोगे कहाँ से पढ़ें? देखो, पहले वाले आर्टिकल मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है। दूसरा आर्टिकल आपको 26 अगस्त वाले वीडियो पर जाना है, 26 अगस्त 2022 द हिंदू बाय दीपक यादव, और वीडियो को ओपन करने के बाद में 5:35 पर चले जाना। यानी यहाँ पर भी पहला ही आर्टिकल मैंने कवर किया है। 5:35 पर 5:35 पर जाओगे, वहाँ पर मैंने आपको समझाया है पेगासस स्पाईवेयर क्या है। उसके बाद मैं आपको समझाया सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर को लेकर क्या बोलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों आर्टिकल को इस जगह से कवर कर सकते हो, इससे अपना टाइम काफ़ी बच जाएगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा, आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। पहले एक्सप्लेन किया गया है, एक भी लाइन का डिफरेंस होता तो मैंने जैसे बोला मैं दोबारा कवर करने को तैयार था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा आर्टिकल आपको कवर करना ही नहीं है। ये NDTV के जो शेयर्स हैं वो अभी अडानी साहब ने परचेज़ किए हैं, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। आपको आर्टिकल कवर करना ही नहीं है, आपके लिए रेलिवेंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज का हमारा एनालिसिस होता है समाप्त, और जो इम्पोर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल्स थे वो सब हम लोगों ने यहाँ पर करे हैं डिटेल से कवर।
जो भी फैक्चुअल डेटा वगैरह है वो सब आपको टेलीग्राम पर PDF के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से इसको एक बार कवर कर लेना। एक छोटा सा आर्टिकल और है पेज नंबर 6 के ऊपर। तो कर्नाटका के जो सीर है इनके अगेंस्ट में जो पोक्सो का केस है वो बेसिकली फाइल किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, आपको पता होगा जो पोक्सो एक्ट है इसको लेकर आया गया है ताकि बच्चों को, यानी 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको सेक्सुअल ऑफेंस से बचाया जाए। तो ये भी थोड़ा सा न्यूज़ में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की मैं अगेन वापस से यही बोलूँगा, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आएगा वहाँ पे मैं डिटेल से जाता हूँ, जहाँ पे कम चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ कवर करता नहीं हूँ और आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर हेडिंग को लेकर बता देता हूँ। वैसे अब हेडिंग को लेकर बताने लगा हूँ, पहले नहीं बोलता था। काफ़ी से लोग का कहना रहता है कि सर छोटी छोटी जो हेडिंग्स हैं उनको भी कवर कर दिया करो, ठीक है ना, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पर कवर हो चुका है। अब फटाफट प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। साल 2009 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स। तो कौन सा प्लैनेट है जिसके पास में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स या मून्स देखने को मिलती हैं, तो वो है जुपिटर। 2009 का क्वेश्चन है, तो आपको इसको 2009 के हिसाब से ही सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।